तो चलिए आज बात करते हैं डाइवर्जेंस के कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के बारे में। हमने लास्ट कुछ वीडियोस में डाइवर्जेंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चेक किया था। मतलब कि अगर कोई फंक्शन आपके पास हो तो उस फंक्शन का आपको डाइवर्जेंस निकालना हो तो वो आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ किस तरह से निकाल सकते हैं, वो हमने आगे बात की थी। अब हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर इक्वेशंस होता है तो उस वेक्टर इक्वेशन का हम डाइवर्जेंस मैथमेटिकल रूल्स के अकॉर्डेंस में किस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ अलग अलग न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखेंगे और उस एग्जांपल के रिजल्ट के साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये जो हमें रिजल्ट मिलता है इस एग्जांपल के आंसर के फॉर्म में, वो रिजल्ट इस हमारे वेक्टर फंक्शन के बारे में हमें कौन कौन सी बात बता सकता है। तो चलिए देखते हैं कुछ अलग अलग एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है, फाइंड आउट द डाइवर्जेंस ऑफ r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट प्लस जेड के कैरेट। मतलब कि हमें एक फंक्शन दिया गया है जो कि फंक्शन कुछ इस तरह से है, जो कि वेक्टर r1 इज इक्वल्स टू एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट प्लस जेड के कैरेट। तो इस वेक्टर फंक्शन का हमें क्या निकालना है? डाइवर्जेंस निकालना है। तो पहले तो हमें यह देखना पड़ता है कि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन वेक्टर है या नहीं, क्योंकि जब हम ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं तो ग्रेडियंट में हमें स्केलर फंक्शंस दिए जाते हैं, जबकि डाइवर्जेंस और कर्ल के केस में हमें कौन से फंक्शंस दिए जाते हैं? उन दोनों केस में हमें वेक्टर फंक्शंस दिए जाते हैं। तो ये जो फंक्शन है वो वेक्टर है या नहीं, वो हमें किस तरह से पता चल सकता है? तो ये पता चलाने के लिए हमें यहाँ पे ये देखना है कि इस फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या दिया गया है? r1, इस टर्म के ऊपर हमें एक वेक्टर की साइन दी गई है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन कौन सा है? ये है वेक्टर फंक्शन। और दूसरी बात कि इस फंक्शन के ये जो सभी कंपोनेंट्स है, मतलब कि x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट, इन तीनों कंपोनेंट्स के साथ आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हमें दिए गए हैं, मतलब कि वो यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों टर्म्स को देखने के बाद हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये दिया गया फंक्शन कौन सा है? वेक्टर फंक्शन। क्योंकि हमें ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका फंक्शन वेक्टर है तो ही आप उसका क्या निकाल सकते हैं? डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। तो ये तो पता चल गया है कि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन वेक्टर है। अब हम आगे ये रिकॉल करना है कि डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी क्या है और डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या होता है। तो डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या होता है? टू फाइंड आउट द डाइवर्जेंस ऑफ एनी फंक्शन वी नीड टू टेक अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फंक्शन एंड वेक्टर ऑपरेटर डेल। मतलब कि अगर हमें किसी भी फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उन वेक्टर फंक्शन का और उस वेक्टर ऑपरेटर डेल दोनों का क्या लेना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो आपको शॉर्ट टर्म में अगर याद रखना हो तो आपको ये याद रखना है डी टू डी, मतलब कि डाइवर्जेंस विथ डॉट प्रोडक्ट। तो मतलब क्या हुआ? डाइवर्जेंस का डी और डॉट प्रोडक्ट का भी क्या? डी। मतलब कि आपको ये याद रखना है डी टू डी। तो मतलब कि अगर आपको डाइवर्जेंस निकालना है तो आपको क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट किसकी लेनी है? वेक्टर वेक्टर ऑपरेटर डेल और उसके साथ में दिए गए वेक्टर फंक्शन, इन दोनों की आपको क्या लेनी है? डॉट प्रोडक्ट। तो आपको अच्छी तरह से माइंड में याद रखना है कि अगर आपके पास कोई डाइवर्जेंस की टर्म आती है तो आपको क्या करना है? उस वेक्टर फंक्शन का वेक्टर ऑपरेटर डेल के साथ क्या लेना है? डॉट प्रोडक्ट। मतलब कि डी टू डी, डाइवर्जेंस विथ डॉट प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारा याद रखने वाला टर्म कि हर बार हम अगर इसको याद रखते हैं, अगर इसको रिकॉल करते हैं तो हमें कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट किस तरह से निकाली जाती है? तो ये है हमारा वेक्टर ऑपरेटर डेल, डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैरेट प्लस डेल बाय डेल जेड के कैरेट। तो इसका हमें क्या करना है? तो इस पूरे के पूरे ऑपरेटर का हमें, मतलब कि ये क्या है? हमारा वेक्टर ऑपरेटर डेल, इसका हमें यहाँ पे लेना है डॉट प्रोडक्ट, जो कि क्या है? डॉट प्रोडक्ट विच इंडिकेट्स द लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब कि हम डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं तो क्या करते हैं? इस वेक्टर ऑपरेटर डेल और इसके साथ में दिए गए वेक्टर फंक्शन में
हम आई कैरेट को आई कैरेट के साथ, जे कैरेट को जे कैरेट के साथ और के कैरेट को के कैरेट के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन, जो कि डॉट प्रोडक्ट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्योंकि डिसलाइक कॉम्बिनेशन में डॉट प्रोडक्ट में आंसर क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि दो डिसलाइक कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है और कोस 90 डिग्री क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये सब बातें हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये थी हमारे लिए इंपॉर्टेंट समरी कि अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना हो और वो भी डाइवर्जेंस के लिए, तो क्या करना पड़ता है, हमें एक वेक्टर ऑपरेटर डेल लेना पड़ता है, जिसका उस दिए गए वेक्टर फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है। और डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन लेना होता है। तो ये बनेगा हमारा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है, फाइनल आंसर ऑफ डाइवर्जेंस बिकेम्स ऑलवेज अ स्केलर टर्म। तो हम ये बात भी जानते हैं कि कभी भी अगर आप डाइवर्जेंस निकालते हैं किसी वेक्टर फंक्शन का, तो वो डाइवर्जेंस आपको फाइनल आंसर में कौन सी टर्म देता है, वो आपको एक स्केलर टर्म देता है। और ये स्केलर टर्म का मीनिंग क्या होता है कि वो एक कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स आती है, मतलब कि उसमें कुछ नंबर आते हैं, या तो कोई एक स्केलर इक्वेशन बन के आता है जिसमें अगर आप कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, तो वो जो आपको फाइनल आंसर मिलता है, वो आंसर कौन सा बन के आएगा, वो कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स बन के आएगी, मतलब कि नंबर्स बन के आएंगे। तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, उसे आप स्केलर बोल सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन डिपेंडेंट टर्म नहीं होगी, मतलब कि उसको डायरेक्शन की डिपेंडेंसी रिप्रेजेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये क्या हुआ हमारा कंक्लूजन कि डाइवर्जेंस का आंसर हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज एक स्केलर टर्म मिलेगी, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर गिव्स द स्केलर टर्म। क्योंकि ये बात भी हम जानते हैं कि अगर आप दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो आपको क्या मिलती है, वो आपको एक स्केलर टर्म मिलती है। जबकि दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट आपको ऑलवेज क्या मिलती है, एक तीसरी टर्म मिलती है, जो कि एक वेक्टर ही होता है। तो इतना रिवीजन देखने के बाद हम क्या करते हैं, इस दिए गए हमारे एग्जाम्पल को डाइवर्जेंस चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन में देखते हैं। वेक्टर r1 इज इक्वल्स टू एक्स टाइम आई कैरेट प्लस वाई टाइम जे कैरेट प्लस जेड टाइम के कैरेट, जो कि हमारा दिया गया एक फंक्शन है। तो आंसर में देखते हैं कि हम डाइवर्जेंस किस तरह से निकाल सकते हैं। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, निब्ला डॉट हमारा दिया गया फंक्शन, तो दिया गया फंक्शन कौन सा है, वेक्टर r1। तो हमने यहां पे क्या यूज किया है, निब्ला डॉट वेक्टर r1 इज इक्वल्स टू, तो निब्ला का आंसर क्या होता है, मतलब कि निब्ला की टर्म क्या होती है, तो ये है हमारा वेक्टर ऑपरेटर डेल या फिर निब्ला। तो यहां पे हमने इसे रिप्लेस कर दिया और r1 को यहां पे एज इट इज रखा है। फिर आगे की टर्म में हम क्या करते हैं, आगे की टर्म में हम इस वेक्टर ऑपरेटर डेल को एज इट इज रहने देते हैं, और ये जो हमारा r1 का फंक्शन है, इस फंक्शन को हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, जो कि है एक्स टाइम आई कैरेट प्लस वाई टाइम जे कैरेट प्लस जेड टाइम के कैरेट। आपको यहाँ पे अच्छी तरह से याद रखना है कि इन दोनों टर्म्स के बीच में आपको ना ही यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिखनी है और ना ही यहाँ पे कुछ और टर्म लिखनी है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, जो कि मैथमेटिक्स का एक स्पेशल टाइप का मल्टीप्लिकेशन है। इसके कारण आपको यहाँ पे डॉट लिखना कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि इसका एक अपना स्पेशल पर्सनल मीनिंग होता है। तो यहां तक देखने के बाद अब हम आगे क्या करते हैं, इस टर्म को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन होता है। तो लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, यहां पे हम इस डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट और इस एक्स आई कैरेट, इन दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो पहला टर्म क्या मिलता है, डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट इंटू एक्स आई कैरेट। फिर क्या करते हैं, इस डेल बाय डेल वाई जे कैरेट और वाई जे कैरेट, इन दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो हमें कौन सी टर्म मिलती है, ये दूसरी टर्म मिलती है, डेल बाय डेल वाई जे कैरेट इंटू वाई टाइम जे कैरेट। और तीसरी टर्म जो कि हमारे दोनों टर्म्स के तीसरे तीसरे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने की वजह से मिलेगी, वो कौन सी है, डेल बाय डेल जेड के कैरेट और जेड टाइम के कैरेट। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, तो हमें कौन सी टर्म मिलती है, ये लास्ट वाली, डेल बाय डेल जेड के कैरेट इंटू जेड के कैरेट। तो ये तीनों टर्म्स को हमने किस तरह से फाइंड आउट किया, हमने इन तीनों को लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन के प्रिंसिपल के ऊपर क्या किया, चेकआउट किया। अब हम क्या करते हैं, यहां पे इस टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में, यहां पे दोनों में, सभी टर्म्स में दो बार आई कैरेट से
2 बार जे कैरेट है और 2 बार क्या है के कैरेट है, और इन दोनों के बीच में सभी टर्म्स में क्या है डॉट ऑपरेशन है। तो हम क्या करते हैं, यहां से हम सभी वेक्टर टर्म्स को यहां पे अलग अलग ले लेते हैं। मतलब कि यहां पे हो गया आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, और सभी स्केलर टर्म्स मतलब कि डेल बाय डेल एक्स और एक्स, इन सभी को हमने कहां पे ले लिया, अलग ले लिया। तो इसके कारण क्या हुआ, यहां पे हमने स्केलर और वेक्टर सभी टर्म्स को सेपरेट आउट कर दिया है। मतलब कि आई डॉट आई तो ये यहां पे आ गया, जे डॉट जे तो ये यहां पे आ गया, और के डॉट के ये क्या आ गया, यहां पे आ गया। और ये जो तीनों ऑपरेटर्स है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, और इन तीनों के साथ में जो यहाँ पे एक्स है, वाई है और जेड है, तो इन तीनों का डिफरेंशिएशन होना है विथ रिस्पेक्ट टू देयर कनेक्टिंग ऑपरेटर्स। तो उन सभी ऑपरेटर्स के साथ हमें उस वेरिएबल टर्म्स को क्या करना है, कंपेयर करना है, जिसके कारण उसका डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसका सिंप्लीफिकेशन। तो हमने यहाँ पे डेल बाय डेल सॉरी डेल एक्स बाय डेल एक्स, डेल वाई बाय डेल वाई और डेल जेड बाय डेल जेड इस तरह से टर्म्स को कंपेयर कर लिया, और सभी फॉर्मेट्स में वेक्टर्स को एक दूसरे के साथ लेकर उसका डॉट प्रोडक्ट रख लिया। अब हम आगे क्या करेंगे कंटिन्यूअसली, कि हम यहाँ पे इस टर्म्स का यहाँ पे ये चेकआउट करेंगे कि इसका सिंप्लीफिकेशन किस तरह से हो सकता है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों डिफरेंशिएटिंग टर्म्स का डिफरेंशिएशन चेक करना पड़ेगा, और साथ में इन तीनों टर्म्स का ये जो डॉट प्रोडक्ट निकल के आता है, उस डॉट प्रोडक्ट को हमें अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो आगे की टर्म्स में हम ये देख लेते हैं। तो ये हमारी प्रीवियस टर्म क्या थी, प्रीवियस टर्म में ये था कि ये डेल एक्स बाय डेल एक्स, डेल वाई बाय डेल वाई और डेल जेड बाय डेल जेड, ये तीनों जो टर्म है वो डिफरेंशिएटिंग टर्म है, और वो डिफरेंशिएटिंग टर्म स्केलर फॉर्मेट में है, और उन तीनों के साथ साथ आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, कुछ इस तरह से दो अलग अलग वेक्टर्स के, मतलब कि आई जे और के, आप इन दोनों आईज को अलग कह सकते हैं, लेकिन वो क्या है, डायरेक्शन में एक है। तो ये जो वेक्टर्स है, उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं, तो इक्वल वेक्टर्स का मतलब कि जिसकी डायरेक्शन इक्वल होती है, उन इक्वल वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो क्या आता है, वो ऑलवेज 1 आता है। क्योंकि दो इक्वल वेक्टर में कंसीडर कीजिए कि आई डॉट आई है, तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होगा, वो एंगल कौन सा आने वाला है, वो एंगल आएगा 0 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट का ये जो हमारा इक्वेशन है, उस इक्वेशन में कौन सी टर्म आती है, वहां पे आता है कोस ऑफ थीटा। तो कोस ऑफ थीटा के बीच में क्या आएगा, थीटा के रिप्लेसमेंट में आएगा 0 डिग्री, तो कोस ऑफ 0 डिग्री विल बी 1। और यूनिट वेक्टर्स का ये जो मैग्नीट्यूड होता है, वो मैग्नीट्यूड कितना आता है 1, और दूसरे का भी 1। तो यहाँ पे वोल आंसर जो बन के आएगा वो क्या होगा, 1 आएगा। तो इसके कारण हम क्या करते हैं, दो यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के रिप्लेसमेंट में आंसर रखते हैं 1। तो ये जो हमारे सभी यूनिट वेक्टर्स है, उन सभी यूनिट वेक्टर्स के रिप्लेसमेंट में हम क्या आंसर रखेंगे, यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर्स है, इन सभी के रिप्लेसमेंट में हम आंसर रखेंगे 1। और डिफरेंशिएशन की टर्म क्या कहती है, चलो ये देखते हैं। तो डेल एक्स बाय डेल एक्स मतलब कि ये उसका दोनों टर्म, ऊपर की और नीचे की टर्म क्या हो गई, सेम हो गई, तो इसके कारण इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। या तो फिर अगर आप डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी में देखते हैं, तो डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई भी एक्स टर्म का अगर आप उसी वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएशन चेकआउट करते हैं, तो क्या होता है कि इस टर्म की ये जो पावर है, तो पावर क्या है 1, वो क्या होगी, आगे आएगी, तो आगे पावर आ गई, फिर x एज इट इज रहेगा, और इस पावर में से एक पावर क्या होगी, रिड्यूस होगी, तो 1 माइनस 1 विल बी 0, तो x पावर 0, तो x पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो 1 था ही, और x पावर 0 विल बी 1, तो 1 इंटू 1 विल बी 1। तो कोई भी सिंगल वेरिएबल का विदाउट एनी पावर, मतलब कि अगर सिंगल पावर होता है, तो सिंगल पावर वाले टर्म का उसी वेरिएबल टर्म्स के साथ डिफरेंशिएशन क्या बन के आता है, वो ऑलवेज 1 बन के आता है। तो इसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, ये सभी टर्म्स का ये जो डिफरेंशिएशन था, वो 1 1 और 1 कुछ इस तरह से हो गया, और ये जो सभी आपकी डॉट प्रोडक्ट वाली वेक्टर की टर्म है, वो यहाँ पे अभी एज इट इज हमने रिप्लेस करके रखी है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन में हम इस टर्म को सोल्ट आउट करते हैं, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये क्या बन के आता है, ये भी 1 बन के आता है। तो सभी टर्म्स में 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 और 1 इंटू 1 हो जाता है, जो कि फाइनल में हमें आंसर देता है 3। तो जैसे कि हमने पहले बोला था कि कोई भी वेक्टर फंक्शन का अगर आप डाइवर्जेंस निकालते हैं,
तो वो डाइवर्जेंस किस तरह से निकाला जा सकता है? वो निकाला जा सकता है लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन से, और वो डाइवर्जेंस का जो फाइनल आंसर बन के आता है, वो आंसर ऑलवेज कितना बन के आएगा? एक स्केलर टर्म बन के आएगा। तो ये जो हमारा कंक्लूजन था, जो कि हमने पहले भी देखा था, वो कंक्लूजन क्या है? वो कंक्लूजन ये है, फाइनल आंसर ऑफ डाइवर्जेंस बिकेम्स ऑलवेज अ स्केलर टर्म। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वो एक स्केलर टर्म है। तो स्केलर टर्म अगर यहाँ पे 3 आती है तो इसका मतलब क्या होता है? तो हमने ये बोला था कि डाइवर्जेंस 3 टाइप के हो सकते हैं। या तो आपका वेक्टर फील्ड है वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस में हो सकता है, या तो वो नेगेटिव डाइवर्जेंस में हो सकता है, या वो कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। तो ये आंसर 0 तो नहीं है, मतलब कि आपका डाइवर्जेंस 0 नहीं है। तो हमारा जो लास्ट मीनिंग था वो तो निकल गया। फिर क्या हुआ कि आपका डाइवर्जेंस नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस टर्म में कोई भी नेगेटिव साइन नहीं आती है। मतलब कि हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है कि नेगेटिव हो सकता है, वो एक ऑप्शन भी हमने क्या कर दिया? रूल आउट कर दिया। तो अब कौन सा ऑप्शन बचता है कि डाइवर्जेंस पॉजिटिव हो सकता है? तो क्या ये टर्म पॉजिटिव है? हाँ, ये टर्म पॉजिटिव है। तो टर्म पॉजिटिव है मतलब कि उसका डाइवर्जेंस क्या है? इसका डाइवर्जेंस पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो अब हमें यह भी देखना है कि क्या इसका डाइवर्जेंस पॉजिटिव तो है, ये तो हमने रूल आउट कर दिया, मतलब कि ये हमने अच्छी तरह से चेकआउट कर लिया। लेकिन ये आंसर यहाँ पे क्या बन के आता है? आंसर बन के आता है 3, मतलब कि एक फिक्स टर्म है। तो यहाँ पे अगर आप इस पूरे के पूरे वेक्टर फील्ड में कोई भी पॉइंट के पास जाते हैं, तो किसी भी पॉइंट के पास आपको इस वेक्टर फील्ड का जो डाइवर्जेंस मिलेगा, वो डाइवर्जेंस 100% क्या रहेगा? वो डाइवर्जेंस 100% यूनिफॉर्म रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर आप इस पूरे के पूरे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो इस पूरे के पूरे फंक्शन के ग्राफ में किसी भी पॉइंट के पास अगर आप डाइवर्जेंस चेकआउट करते हैं, तो वो डाइवर्जेंस यूनिफॉर्मली क्या आएगा? वो आएगा 3। मतलब कि उस 3 का मतलब ये होता है कि अगर आप दो अलग अलग टर्म्स का कंपैरिजन लेते हैं कि ये आपका एक इंसर्ट वेक्टर है और ये आपका बाहर निकलने वाला वेक्टर है, तो यहाँ पे ड्रॉ किए जाने वाले सर्कल में ये जो तीनों वेक्टर है वो कौन से है? इंसर्ट वेक्टर है। और ये तीनों वेक्टर कौन से है? एग्जर्ट वेक्टर है, मतलब कि बाहर निकलने वाले वेक्टर है। तो एंटर करने वाले वेक्टर और एग्जिट होने वाले वेक्टर, इन सभी वेक्टर्स का ये जो कंपैरिजन आएगा, मतलब कि अगर आप इसका इंक्रीमेंट देखते हैं तो वो इंक्रीमेंट कितना आएगा? 3 यूनिट का इंक्रीमेंट आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सभी पॉइंट के पास साइमल्टेनियसली कंटिन्यूअसली ये जो फ्लो है हमारे फील्ड का, वो फील्ड का फ्लो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जब फील्ड का फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट अगर इंक्रीज होते रहता है साइमल्टेनियसली, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डाइवर्जेंस वाला फील्ड। और अगर उस फील्ड में आपका डाइवर्जेंस यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? कि वो एक यूनिफॉर्म फील्ड है। मतलब कि वहां पे डाइवर्जेंस कोई भी पॉइंट के पास कितना मिलता है? एक कांस्टेंट वैल्यू का मिलता है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इस एग्जाम्पल का मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखने के बाद इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या निकल के आता है, वो मतलब भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।